हेलो एवरीवन, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। तो एक हफ्ते से मैं वीडियो नहीं अपलोड कर रहा था क्योंकि मैं थोड़ा बीमार था और थोड़ा बिजी था। आज से मैं प्रॉपर आपको अपडेट दूंगा अपने पोर्टफोलियो का। और दूसरी बात है कि आज एयर इंडिया का वो जो विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, तो वो न्यूज़ आया दोपहर को, तो वो लेकर भी थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था मैं। सभी लोग डिस्टर्ब हो गए जिन लोगों ने वो देखा, क्योंकि फ़्लाइट से देखिए फ्रिक्वेंटली मैं भी ट्रेवल करता हूँ। कल ही मेरे मतलब फादर, मेरे मदर, मेरे बड़े भैया, भाभी, उनके दो छोटे छोटे बच्चे ये एयर इंडिया के फ़्लाइट से ही पटना से कल कोलकाता लैंड किए हैं। तो वो लोग भी सेटिस्फाइड नहीं थे, एयर इंडिया का जो सर्विस है उससे सेटिस्फाइड नहीं थे। तो अब मैं भी करीबन ट्रिप पे गया था 2 हफ्ते पहले, पूरी। तो उसमें हम लोग फुल फैमिली भी हम लोग फ़्लाइट से ही ट्रैवल गए भी थे, फ़्लाइट से आए भी थे, फ़्लाइट से। प्लस उससे जस्ट 20 दिन पहले मैं अपने विलेज गया था अपने वाइफ एंड बच्चे को रिसीव करने। तो वो उसमें भी मैं गया भी था, प्लेन से आया भी प्लेन से। तो हम लोग का फ्रिक्वेंटली हम लोग ट्रेन में नहीं चढ़ते, प्लेन से ही आना जाना होता। तो कुछ ज़्यादा ही हम लोग उस मतलब जो लोग भी ट्रैवल करते हैं प्लेन से, तो आप लोग को रिलेट कर पाओगे। सबसे पहली बात कि जैसे देखने में आ रहा है, वीडियो वीडियो देखकर पता चल रहा है कि फ़्लाइट टेक ऑफ किया है, 32 सेकंड के अंदर ही वो क्रैश हो गया। तो देखिए, जो भाई साहब, जो लोग भी आप लोग प्लेन पे चढ़ते हो, आपने ये चीज़ नोटिस किया होगा कि जब टेक ऑफ करता है फ़्लाइट तो उसकी स्पीड जो होती है ना, 300 किलोमीटर प्रति आवर्स की स्पीड रहती है। 300-400 की स्पीड रहती है। एंड जितनी स्पीड में वो टेक ऑफ करता है फ्लाइट, वो मतलब इंटायर अगर फ्लाइट जर्नी की आप बात करोगे, टेक ऑफ किया, ऊपर गया, देन फिर लैंड किया, तो टेक ऑफ के वक्त ना सबसे रिस्की होता है फ्लाइट की। अगर मतलब इंटायर जर्नी की बात करें तो सबसे ज़्यादा रिस्क उस वक्त ही होता है, टेक ऑफ के वक्त। क्योंकि एक बार जब 300-400 के रफ्तार में जब प्लेन भागता है ना ऊपर मतलब टेक ऑफ करने के लिए जब दौड़ना स्टार्ट करता है, तो उस वक्त अगर कोई टेक्निकल एरर भी हो गया, टेक्निकल इश्यूज भी आ गए ना, तो फ्लाइट को आप रोक नहीं सकते हो। ट्रेन है, ट्रेन रुक जाएगा, गाड़ी रुक जाएगा, बस रुक जाएगा, लेकिन फ्लाइट उतने रफ्तार में उतना जगह ही नहीं होता है कि फ्लाइट रुके। क्योंकि लैंडिंग जो रनवे होता है, रनवे का 60% 70% तो कवर हो गया रहता है। तो पायलट के पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहता है, उसको उड़ाना ही पड़ेगा। उड़ाएगा नहीं तो फिर तो ऑटोमेटिक सामने जो दीवार रहता है उस पर क्रैश कर जाएगा फ्लाइट। तो टेक ऑफ के वक्त चाहे अगर कोई टेक्निकल इश्यूज भी हो, तो पायलट चाह के भी प्लेन को रोक नहीं सकता। पायलट को प्लेन को उड़ाना ही पड़ेगा। एंड उड़ाने के बाद देन वो सोच सकता है, अगर उसके पास मान लीजिए प्लेन में अगर वैसी कैपेसिटी है, तो कुछ ज़्यादा ऊपर ले जाएगा एंड देन वहाँ से फिर यू टर्न मारकर कोशिश कर सकता है लैंड करने का। लेकिन जब टेक्निकल इश्यूज होता है, कुछ टेक्निकल फेल्यूर वगैरह, इंजन फेल्यूर वगैरह हो जाता है, तब तब ऊपर भी फ्लाइट नहीं जा पाएगा। एंड यू टर्न मारने की तो बात ही आप भूल जाओ। प्लेन जब ऊपर ही नहीं जाएगा तो फिर कोई चारा नहीं है ना, फिर तो मरना ही है। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि चंद सेकंड में, 1 सेकंड में ही लोग मर जाते हैं प्लेन में। और बॉडी आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल, मतलब बॉडी मिलता भी नहीं है कितने लोगों का। आप जैसे वीडियो में देख रहे होगे, वीडियो में जैसे प्लेन नीचे टच हुआ है जमीन या बिल्डिंग पे, एंड आग का उतना बड़ा गोला निकला है। तो उतना ज़्यादा आग में बॉडी झुलस के एकदम मतलब ख़त्म ही हो जाता है। तो बहुत दर्दनाक मौत होती है। हालांकि सुविधा होता है। लंदन में मैंने सुना कि जो फ्लाइट जा रही थी 4 घंटे में लंदन पहुंचा देती, या हम लोग अगर पटना ही जाते थे, गए, चाहे भुवनेश्वर गए थे, 1 घंटा 1.5 घंटा लगता है, 1 डेढ़ घंटा में आप पहुंच गए। तो सुविधा तो होता है, लेकिन अगर थोड़ा भी चूक हो गया तो फिर आप ख़त्म हो, लाइक बचने का कोई चारा ही नहीं है। एक भाई साहब बचा भी है, तो वो इमरजेंसी गेट के बगल में बैठा हुआ था, इमरजेंसी गेट खोलकर कूद गया वो प्लेन से नीचे। वो भी
उतना गट्स किसी में नहीं होता कि वो ऊंचाई से कूदे नीचे की तरफ, और समय ही नहीं रहता ना। 30 सेकंड में जब प्लेन उड़कर ब्लास्ट कर गया तो 30 सेकंड में लोग क्या ही जजमेंट लेगा, क्या ही सोचेगा कि मैं दरवाज़ा खोलूँ, इमरजेंसी गेट कूदूँ, क्या। मतलब हर आदमी के बस की बात नहीं है। और कोई अगर फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहा था तो फैमिली को छोड़ के थोड़ी ना भागेगा। तो वही बात है। तो बहुत सारी बात है, खैर उसको सुना तो मैं तब ऑफिस में था, डिस्टर्ब हो गया, तो 2:30 बजे मुझे न्यूज़ मिला ही है। तब से मैं वही न्यूज़ देखे देखे जा रहा था। और दूसरा एक डेवलपमेंट हुआ है कि मैंने आज CDSL है जो है ना वो सेल कर दिया मैंने। जैसे जो भाई लोग 1 हफ्ते पहले तक मेरा वीडियो देख रहे थे, उनको अच्छे से पता है कि CDSL में मैं 17 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था। तो 2 दिन से CDSL नीचे आ रहा है, हैविली क्रैश कर रहा था। मतलब 2 दिन में 185 पॉइंट, मतलब 11% क्रैश हो गया CDSL। तो स्टॉक्स की, जैसे मैंने आपको बताया था कि स्टॉक्स को मैं पढ़ लेता हूँ, तो CDSL का रवैया देख के मुझे परसों ही कल ही डाउट हो गया था कि ये शायद अब टॉप बन गया है, नियर टर्म में टॉप बन गया है, ऊपर जाने का चांसेस कम है। ऊपर जा भी सकता है, वो भी बाद में, पहले तो वो नीचे आएगा। तो कल फिर भी मैं बेचा नहीं था, बट अफसोस हो रहा था, मुझे लग रहा था कि कल ही बेच देना चाहिए था। बट मैं सोचा कि एक दिन और टाइम ले लेता हूँ स्टॉक का मूवमेंट देखने के लिए। हु नोज, अगर स्टॉक्स ऊपर की तरफ दूसरे दिन भाग जाए। तो आज भी मैंने वेट किया, बट सुबह मैं देखा कि CDSL जो है वो सस्टेन नहीं कर पा रहा था। मतलब 1720 के आसपास खुला, 26 तक जा रहा था। देन सडनली 15, 14, 12 हो गया। तो मैंने सडनली उस वक्त डिसीजन लिया कि CDSL मैंने 1700, रुकिए आपको दिखा देता हूँ, CDSL मैंने 1710 रुपये पे सेल कर दिया। देख सकते हो आप, एग्जीक्यूटेड प्राइस देख सकते हो, 1710 पे सेल किया हूँ मैंने। सारे क्वांटिटी 1224 क्वांटिटी थी मेरे पास। तो CDSL में मुझे करीबन 4 लाख के आसपास प्रॉफिट हुआ है। करीबन रुकिए दिखाता हूँ, 21 लाख का सेल वैल्यू है। तो 17 लाख इन्वेस्ट किया था, तो ये 4 लाख के आसपास प्रॉफिट है CDSL में। एंड उस प्रॉफिट का मतलब प्रॉफिट का नहीं, और वो 21 लाख जो निकला, तो मैंने 16 लाख का आज वेदांता खरीद लिया। वेदांता का 2 रीज़न है खरीदने का। पहला कि वेदांता का डिविडेंड पे करने का सीज़न स्टार्ट हो गया है। वो हर साल मई जून के महीने से लेकर दिसंबर तक 4 बार, मतलब 6 महीने के अंदर वो 4 बार डिविडेंड देता है। और टोटल उसका डिविडेंड पे आउट 1 साल का 10% के आसपास रहता है। किसी किसी साल 15% भी हो जाता है। तो वो जब वेदांता अनाउंस करेगा तब पता चलेगा कितना दे रहा है। तो वेदांता लेने का यही रीज़न था मेरा कि अब ऑलरेडी मैं जून का 12 तारीख होने वाला है, 12 तारीख हो गया है, कल 13 तारीख है। जून का लगभग आधा महीना निकल चुका है। तो 6 महीने में अगर हमको 10% तो श्योरिटी है कि मुझे डिविडेंड के थ्रू पे आउट मिल सकता है वेदांता में। 10 से ज़्यादा भी मिल सकता है अगर लक अच्छा हो तो। और मेरा एक और एनालिसिस कहता है कि इंडेक्स भी ऊपर जाएगा। इंडेक्स का ऑलरेडी मंदी का 9 महीना चल रहा है। तो जब भी मान लो 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना के बाद जब भी इंडेक्स ऊपर जाएगा यहाँ से, तो वेदांता जैसी कंपनी, ये तो ब्लू चिप कंपनी है, इसका नेट प्रॉफिट, नेट रेवेन्यू वगैरह जो भी है इसका एवरी क्वार्टर ग्रो कर रहा है, डिसेंटली ग्रो कर रहा है। वैल्यूएशन भी इसका सही है। मतलब 1,80,000, 1,85,000 करोड़ के आसपास का इसका साल का रेवेन्यू होता है। और इसके मार्केट कैप जो है वो उसका जस्ट डबल है, मतलब 3.5 लाख करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। तो वैल्यूएशन वाइज भी लग रहा है कि ये 5 लाख करोड़ टच कर सकता है मार्केट कैप कमिंग बुल रन में। तो वहाँ मुझे 20% भी अगर गेन मिलता है और 10% का डिविडेंड मिलता है तो बहुत है। 30% अगर मिल गया 6 महीना में, बहुत है। उससे ज़्यादा मैं उम्मीद कर भी नहीं रहा हूँ। और फिलहाल मेरे पास कोई अदर ऑप्शन है भी नहीं। मैं देख रहा था जैसे आप देख सकते हो यहाँ मैंने
कैम्स की फिनटेक का स्टेक ये सब खोल कर रखा था। बट CDSL मतलब CDSL हो चाहे BSE हो MCX हो, जितने भी शेयर बाजार से रिलेटेड मतलब स्टॉक्स है जो नीचे के आ रहे हैं, तो ये भी नीचे आ रहा है। तो मुझे तो हेज करना होगा ना। अगर मान लो मैं स्कैम्स में ही पैसा डाल देता, कैम्प्स में अगर पैसा डाल दूँ, CDSL अगर यहाँ से मान लो 30% टूट गया, कैम्प्स भी अगर 20% टूट गया, तो मेरा पैसा तो फंस गया। तो वेदांता में एटलीस्ट इतना श्योरिटी तो है ना कि एक महीने में मुझे वहाँ पे डिविडेंड भी अच्छा 2-3% डिविडेंड तो मिल ही जाएगा, प्लस डिविडेंड का अनाउंसमेंट के बाद वेदांता हो या कोई भी शेयर हो वो ऊपर भागता है। तो एटलीस्ट मेरा फंड जो है ना वो ब्लॉक नहीं रहेगा। बाकी देखेंगे, अगर मुझे मान लो वेदांता में गेन 10-12-15% अगर एक महीना 1.5 महीना में ही मिल जाए, और CDSL अगेन अगेन मुझे 1200 या 1100 का लेवल पे मिले, तो मैं फिर भाई वेदांता में वेट नहीं करूँगा दिसंबर तक पूरा डिविडेंड खाने का। मे बी मैं 10-12% प्रॉफिट बुक करके दोबारा CDSL में घुस जाऊँ नीचे के लेवल पे। तो वो आगे किस तरह का मूवमेंट होगा, किस तरह का अपॉर्चुनिटी मिलेगा मुझे, मैं तब डिसाइड करूँगा। फिलहाल मुझे ये सही नज़र आया तो ये मैंने डिसीजन लिया। बाकी ज़्यादा नहीं, 16 लाख का मैंने वेदांता में माल उठाया हूँ। बाकी 5 लाख रुपए जो है वो मैं क्रेडिट कार्ड का मेरा कुछ आउटस्टैंडिंग है, जिसमें हर महीना मुझे 4.5% इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, तो वो मैं पहले ख़त्म करूँगा। इस बार मैंने इस साल यही सोचा है कि मेरा जो गेन होता जाएगा, तो मैं क्रेडिट कार्ड का जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसको मैं पे करके ख़त्म कर दूँगा। क्योंकि ये लोग एवरी मंथ 4.5% इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ 1 साल से मैंने हर महीने मतलब बिल पेमेंट किया है, बट मेरा प्रिंसिपल रिड्यूस नहीं हुआ। तो ये एक तरह का डेट ट्रैप होता है। जो लोग क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं उनको पता होगा। हालांकि मैं क्रेडिट कार्ड को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो इंटायर ये पोर्टफोलियो वगैरह जो चलता है, चाहे पर्सनल लाइफ में भी मैं जो खर्चे वगैरह करता हूँ, सारा चीज़ मेरा क्रेडिट कार्ड के थ्रू ही होता है। लेकिन कोई भी चीज़ करने का एक लिमिट होता है। शादी मैंने किया 1.5 साल पहले, तो उस टाइम जो मेरा ड्यूज़ बढ़ गया, करीबन 8-9 लाख का आउटस्टैंडिंग खड़ा हो गया क्रेडिट कार्ड पे, और मैं 1-1.5 साल से मैं करीबन ड्यूज़ पे किए ही जा रहा था, मिनिमम ड्यूज़। तो मेरा यही टारगेट था कि जब मेरे पास एक्स्ट्रा फंड आएगा तो मैं सबसे पहले इसको ही ख़त्म करूँगा। तो वही मैं कर दूंगा इस बार। यही रीज़न था कि मैंने 21 लाख का माल बेचा, बट 16 लाख का ही खरीदा हूँ। 5 लाख का मैं ड्यूज़ क्लियर करूँगा, और रिमेनिंग 4 लाख जो उम्मीद है डिविडेंड वगैरह आएगा, या फिर अगर कैप मतलब शॉर्ट टर्म गेन ही अगर वेदांता से होता है, तो मैं वो 4 लाख जो रिमेनिंग है वो भी ख़त्म कर दूंगा ड्यूज़ क्रेडिट कार्ड का। बाकी नॉर्मल पर्सनल लोन मुझे सही लगता है, क्योंकि पर्सनल लोन में आप 3 साल के लिए लेते हो। 3 साल में वो एवरी मंथ आपका जो EMI है आप पे करो। पे करने के बाद वो ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं लगता है, 35-40% आपको 3 साल में टोटल इंटरेस्ट पे करना है। और अगर आपका अच्छा खासा पकड़ है बाजार में, तो आप मिनिमम 2-3 गुना तो कर ही लोगे उस पैसे को। तो वो मुझे सही लगता है। लेकिन क्रेडिट कार्ड में जो अगर आउटस्टैंडिंग खड़ा है ना, वो सबसे रिस्की होता है। वो मतलब वो अगर आप लोग के पास हो तो सबसे पहले उसको ख़त्म करना। बाकी पोर्टफोलियो की अगर बात की जाए, तो पोर्टफोलियो आज 54,000 नीचे चला गया, क्योंकि वेदांता में मैं जब पैसा डाला हूँ तो वहाँ से वो 9 रुपये गिर गया। बाजार जो है ना, निफ्टी भी एंड मोमेंट तक 250 पॉइंट क्रैश हो गया निफ्टी। ये रीज़न था कि वेदांता भी 2% गिर गया। तो यहाँ मुझे 31,000 वेदांता में ही नीचे चला गया। बाकी अदर शेयर जो होल्ड करता हूँ थोड़ा थोड़ा, वो भी नीचे 1-2 हज़ार करके गया नीचे। तो टोटल 54,000 रुपये वैल्यू इरोड हो गया मेरे पोर्टफोलियो का आज। और अगर इसकी बात करें ब्रोकिंग डिवीजन की, तो कैश में 2,71,000 का टर्नओवर हुआ है, तो यहाँ मुझे 1,000 मिलेगा रेवेन्यू। एंड ऑप्शन में 300 मतलब 299 इज इक्वल टू वही अप्रॉक्स 300 हो गया। तो 3,000 मुझे ऑप्शन में मिलेगा रेवेन्यू, 3,000 प्लस कैश में 1,000, तो 4,000 रेवेन्यू वहाँ आया। 4,000 को मैं इधर 54,000 से माइनस किया, तो 50,000 का मेरा आज नेट लॉस रहा। तो आज के लिए इतना ही। जो लोग वीडियो मेरा देख रहे हो, आज ध्यान से देख लेना, मैंने CDSL सेल कर दिया है। अगर आप लोग भी होल्ड करते हो तो कर सकते हो सेल, क्योंकि मेरा एनालिसिस ये बोलता है कि CDSL में देखिए, मैं 1 साल से इसको फॉलो कर रहा हूँ। करीबन दिसंबर में लास्ट ईयर
दिसंबर नहीं, नवंबर में मैं बाई किया था, सितंबर में नहीं, अक्टूबर में बाई किया था सी डी एस एल को 1400 के लेवल पे। वो करीबन एक महीना में दिसंबर तक, 14-15 दिसंबर तक वो 1400 से 1980 का हाई मारा था। ठीक है, मतलब सिंगल साइड डायरेक्शन में भागा था सी डी एस एल। एंड सिंगल डायरेक्शन में भागा सी डी एस एल। फिर क्या हुआ कि वहाँ पे मैंने 3 लाख रुपए प्रॉफिट बुक किया था सी डी एस एल में। 8 लाख का माल उठाया था तो मैंने उसको 11 लाख में बेच दिया था। फिर क्या हुआ कि जो 1980 से जो क्रैश होना स्टार्ट हुआ सी डी एस एल, 2-3 महीना में वो सीधा 1000 पे आ गया, 1050 पे। उसी तरह इस बार भी रैली देखने को मिला है। इस बार भी वो 1050 से जो बढ़ना स्टार्ट हुआ वो 1830 का हाई मारा एंड 1830 से वही फ्री फॉल गिर रहा है। तो मे बी कमिंग डेज में, क्योंकि ऑलरेडी बी एस सी सी डी एस एल इंडेक्स का जो शेयर्स है ऑलरेडी बहुत रन किया, बहुत बहुत ऊपर भागा है। तो शेयर बाजार का रूल है, कोई भी शेयर जब ऊपर भागता है तो उसी तरह नीचे भी गिरता है। तो मे बी हमें सी डी एस एल फर्दर करेक्शन होने को दिखे तो आप लोग इसको देख लेना, सेल कर सकते हो, फॉर द टाइम बिंग सेल कर लो। फिर नीचे आएगा, देखा जाएगा, अगर 1000, 1100, 1200 पे दिखता है फिर तो ले लेंगे फिर से। बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।